हेलो गाइस, वेलकम टू 30th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से 7 जून के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर टू क्विकली आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर and develop them indigenously for deployment within and outside the country. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया मिशन या फिर इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है माहिर। माहिर का फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है। प्लान फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2023-24 टू 2027-28। ठीक है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 23 से 28। ठीक है। The mission will follow the technology lifecycle approach of idea to product. Okay. The mission will consist of two main bodies: Technical Scoping Committee and the Apex Committee. The Technical Scoping Committee led by Chairperson of Central Electricity Authority. So currently जो Central Electricity Authority के Chairperson है वो है घनश्याम प्रसाद। ठीक है। So ये है घनश्याम प्रसाद। Will analyze and identify current and emerging research areas worldwide. And the Apex Committee led by Union Minister for Power and न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह। सो करंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो है राजकुमार सिंह। ठीक है। विल डिस्कस द टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स टू बी डेवलप्ड एंड अप्रूव द रिसर्च प्रपोजल्स। एनीवे, सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने माहिर स्कीम लॉन्च कर दिया है जो कि पावर सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। दूसरा है, दो कमिटी बनाया जाएगा, टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी एंड एपेक्स कमिटी। टेक्निकल कमिटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के भी चेयरपर्सन है घनश्याम प्रसाद। एंड एपेक्स कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? राजकुमार सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। सो क्वेश्चंस कैसा बन जाता है? दो तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। एक तो हो जाता है कि माहिर का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा है कि माहिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है वो कौन से सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है? पावर सेक्टर। ठीक है। इसको छोड़ के जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकता है वो है कि माहिर मिशन में कितने बॉडीज रहेंगे। एक है टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी, एपेक्स कमिटी, दो बॉडीज रहेंगे। ठीक है। जो टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी के चेयरपर्सन होंगे वो है घनश्याम प्रसाद। एंड जो एपेक्स कमिटी के चेयरपर्सन होंगे वो होंगे राजकुमार सिंह। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द 5th स्टेट फूड इंडेक्स 2022-23 which evaluates the performance of states and union territories across 6 different aspects of food safety was released. ठीक है। सो कल के दिन हम लोगों ने बात किया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। तो उसी इवेंट पे 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है या रिलीज किया गया है। ठीक है। Among the larger states, Kerala secured the top ranking, followed by Punjab and Tamil Nadu. Among the smaller states, Goa emerged as the leader, followed by Manipur and Sikkim. Additionally, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh secured the first, second and third ranks respectively among the union territories. ठीक है। तो तीन चीज हमको ध्यान में रखना है कि 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में लार्जर स्टेट्स में टॉप किया है केरला ने, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किया है गोवा ने, यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। द रैपिड फूड टेस्टिंग किट राफ्ट पोर्टल वाज आल्सो अनवेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023। सो रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल भी अनवेल किया गया था। ठीक है। ये राफ्ट स्कीम क्या है? राफ्ट स्कीम बेसिकली 2019 में लॉन्च किया गया था टू एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर फूड टेस्टिंग, स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस पर्पसेस। ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा बन जाता है? एक तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में लार्जर स्टेट्स में किसने टॉप किया है, या स्मॉलर स्टेट्स में किसने टॉप किया है, या यूनियन टेरिटरीज में किसने टॉप किया है। ठीक है। दूसरा आ सकता है कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? राफ्ट पोर्टल। राफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड फूड टेस्टिंग किट। ठीक है। एंड राफ्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मेटा माने फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है,
and Srimati Smriti Zubin Irani, Union Minister for the Ministry of Women and Child Development, launched the Amrit Generation campaign. So Amrit Generation campaign launch कर दिया है मेटा एंड MWCD ने, ठीक है, मेटा एंड MWCD ने. An initiative to empower and engage the youth of India by encouraging them to express their aspirations and dreams for the future by creating reels on Instagram and Facebook. ठीक है, हमारे लिए क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पॉसिबल है कि अमृत जनरेशन कैंपेन किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इन एसोसिएशन विद मेटा. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. The centrally sponsored scheme of Department of Justice, Ministry of Law and Justice for Judicial Infrastructure with technical assistance of NRSC and ISRO is catering to a user-friendly and transparent web portal to facilitate better delivery of judicial infrastructural projects via न्याय विकास पोर्टल. सो पोर्टल के नाम को याद रख लीजिएगा. न्याय विकास पोर्टल जो है वो एसोसिएटेड विद क्या है? जुडिशियरी, ठीक है. बाकी इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही आ सकता है कि कौन सा पोर्टल जुडिशियरी के साथ एसोसिएट है, जो कि डेवलप किया जा रहा है, न्याय विकास पोर्टल, ठीक है. यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला सेट टू लॉन्च सागर परिक्रमा फेज 6 विच विल कवर द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप. तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने सागर परिक्रमा फेज 7, ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने फेज 6 के बारे में बात किया था, जो कि अंडमान में लॉन्च हुआ था, ठीक है. सो अभी फेज 7 भी लॉन्च होने वाला है केरला एंड लक्षद्वीप में, ठीक है. बाकी 1 to 5 फेजेस भी मैंने वो फेज 6 वाले एपिसोड में डिस्कस किया था. अगर आपने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो थोड़ा सा देखें, ठीक है. मेरे सारे एपिसोड्स को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा. कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हर एपिसोड में डिस्कस करते रहता हूँ अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, ठीक है. तो रिवीजन चलते रहता है. अगर आप मिस कर जाते हैं तो इवेंट मिस हो जाएगा. एनीवे, बाद में फ्यूचर में मैं किसी एपिसोड में रिकैप्चुलेट करवा दूंगा, ठीक है. अभी के लिए फेज 7 सागर परिक्रमा लक्षद्वीप, फेज 6 जो है अंडमान, ठीक है. केरला गवर्नमेंट लॉन्च दिस एम्बिशियस केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON project with an aim to take internet to every single house across the state. It has become the first state to launch its own internet service in the country. ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बात किया था, ठीक है, KFON के बारे में कि केरला लॉन्च करने वाला है, अभी लॉन्च हो चुका है. KFON is a public funded project and the estimated cost is over 1500 crore. Anyway, हमारे लिए क्या important है? Which of the following states has become the first to launch its own internet service in the country? ठीक है, वो है केरला. सो ये जो है ये बेसिकली वो राइट टू इंटरनेट के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. The Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Sarvananda Sonowal, flagged off the maiden international cruise vessel MV Empress. International cruise vessel MV Empress, ठीक है, India's first international cruise vessel from Chennai to Sri Lanka in Chennai, built at a cost of 17.21 crores. ठीक है, सो चेन्नई से श्रीलंका जाएगा, लॉन्च फ्लैग ऑफ किया गया है चेन्नई से एंड इसको बनाया गया है 17.21 करोड़, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंडियाज मेडन क्रूज वेसल या इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल, ठीक है. आंसर इज MV एक्सप्रेस, MV एम्प्रेस, एंड इसको कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया था? चेन्नई से, ठीक है. डेस्टिनेशन क्या है? श्रीलंका. बिल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 17.21 करोड़. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट्स ग्रोथ इन इंडिया टू स्लो डाउन फर्दर टू 6.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है. दिस इज ए 0.3 परसेंटेज पॉइंट डाउनवर्ड रिवीजन फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 6.6%. सो अभी डाउनग्रेड कर दिया है, 6.3% ग्रोथ रेट बोल दिया है, GDP ग्रोथ रेट, ठीक है. In its global economic prospects report, World Bank explained that the slowdown is attributed to private consumption being constrained by high inflation and rising borrowing costs, while government consumption is impacted by fiscal consolidation. World Bank expects India's growth to pick up slightly through
25 फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसका मतलब नेक्स्ट साल के अगले साल, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर 24-25 होगा, फिर 25-26 होगा। तो काफी सिचुएशन लग रहा है ग्रिम रहेगा अगले साल भी। एनीवे, for the fiscal year financial year 25, World Bank expects GDP growth rate at 6.4% and fiscal year 26, ठीक है, GDP growth rate is expected 6.5%। ओके, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 6.3% फाइनेंशियल ईयर 24, 6.4% फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 6.5% फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है। क्वेश्चंस तो काफी डायरेक्ट रहेगा, ठीक है, लाइन उठा के चिपका देगा, आपको ध्यान में रखना है ये फिगर्स। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। जापान announced that it joined the United States and Australia in signing an agreement on a $95 million undersea cable project that will connect East Micronesia island nations to improve network in the Indo-Pacific region where China is increasingly expanding its influence। तो आपको पता ही होगा, चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अपना होल्ड बनाने का कोशिश कर रही है, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर ही रही है। एनीवे, सो जापान ने क्या कर दिया है, जापान ने यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है टू फॉर्म ए अंडर सी केबल प्रोजेक्ट, ठीक है, विच विल कनेक्ट ईस्ट माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशंस, ठीक है। सो अंडर सी केबल एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, देखिए, अप्रोक्सीमेटली 2250 किलोमीटर अंडर सी केबल विल कनेक्ट द स्टेट ऑफ कोजराई इन द फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ Micronesia, Tarawa in Kiribati and Nauru to the existing cable landing point located in Pohnpei in Micronesia, and completion is expected around 2025। Okay, तो anyway, हमारे लिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कंट्री, ठीक है, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और डेवलपिंग एन अंडर सी केबल प्रोजेक्ट टू कनेक्ट ईस्ट माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशंस, ठीक है। आंसर इज जापान। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। कंस्ट्रक्टेड इन 1956 एज ए पार्ट ऑफ द Kakhovka hydroelectric power plant, the Nova Kakhovka Dam is situated on the Dnipro River in southern Ukraine। Okay, Nova Kakhovka Dam on Dnipro River in Ukraine, ठीक है। It holds back a massive reservoir of water estimated to contain 18 cubic kilometers, similarly in volume to Utah's Great Salt Lake। In recent events, the Nova Kakhovka Dam in Ukraine has suffered a catastrophic blow, leading to concerns of devastating flooding across a huge area of the Kherson region of Russian-occupied southern Ukraine। तो जैसे कि मैप में देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये डैम है, तो डैम का जो गेट्स है ऑलरेडी ये रशिया ऑक्युपाइड था, एंड ड्यू टू पॉलिटिकल स्टफ्स क्या हुआ था कि ये डैम का जो गेट्स था ना, वहाँ पे ब्लास्ट वास्ट करवा के उसको थोड़ा सा, मतलब सिचुएशन उसका वो था, क्या बोले, मतलब गेट्स वेर वेरी डिस्ट्रॉयड सॉर्ट ऑफ, मतलब सेमी डिस्ट्रॉयड टाइप का, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं, बट वन ऑफ द गेट्स आई थिंक दे ब्रोक, और यहाँ पे पूरा डैम का पानी देखिए खारसन रीजन में पूरा फैल गया, ठीक है। सो अभी पता नहीं कि ये रशिया ने इंटेंशनली किया है या ऐसे ही वो गेट टूट गया, बट जो न्यूज में आया है वो ये है कि जो गेट टूटा है वो बेसिकली उसका सिचुएशन ऑलरेडी खराब था, ठीक है। पहले कुछ टेररिस्ट अटैक या समथिंग हुआ था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। एंड जो भी गेट्स हैं इस डैम के वो टूटे, सेमी मतलब सेमी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनीवे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोवा काकोव्का डैम जो है वो वहाँ पे कौन से कंट्री में है, या फिर कौन से कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, यूक्रेन के साथ, कौन से रिवर के ऊपर है, निप्रो रिवर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। A new report titled Tracking SDG 7 Energy Progress Report 2023 was released recently to provide insights into the progress made in achieving SDG 7। तो Tracking Sustainable Development Goal 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज हो गया है,
The annual report tracks global progress towards SDG 7, achieving affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. ठीक है, so SDG 7 क्या है? Achieving affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. ठीक है. So IRENA produced the report jointly with SDG 7 co-custodian agencies, IEA, UNSD, वर्ल्ड बैंक एंड WHO. ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर आयरिना ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है. सो क्वेश्चन कैसा बन जाता है कि ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने रिलीज किया है? आयरिना ने. SDG 7 का मेन वो क्या है, मेन गोल क्या है? अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर. ठीक है. Latest data indicates that the world is not on track to achieve any of the SDG 7 targets. Okay. In 2021, 675 million people still lacked access to electricity. Of those, 567 million people lived in sub-Saharan Africa, accounting for more than 80% of the global population without access. Meanwhile, 2.3 billion people lacked access to clean cooking, largely in sub-Saharan Africa and Asia. So, सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है वर्ल्ड ओवर. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है अभी भी बहुत जगह में. ठीक है. साथ में क्लीन कुकिंग जो है, तो जैसे हो गया इंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड या फिर सोलर कुकिंग, ठीक है, वो अभी भी लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. एट द करेंट रेट ऑफ करेंट यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है तो क्या वो सब यूज करेंगे, है ना. At the current rate of progress, 660 million people are projected to still lack access to electricity in 2030, and 1.9 billion people would continue to rely on polluting cooking fuels. Meanwhile, renewable energy deployment has risen significantly in the power sector, growing by around 27% in 2010 to 2020 and 7% in 2019-2020, largest annual growth recorded over the past 3 decades. Anyway, so renewable energy जो है power sector में grow जरूर कर रही है, लेकिन जो मेन कॉज ऑफ कॉन्सर्न है वो है कि अभी भी बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है एंड मेनी पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन जो पोल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल्स हैं. ठीक है. सो मेजर कॉज ऑफ कॉन्सर्न, क्योंकि जब तक ये सब रिप्लेस नहीं होगा तब तक ये जो अभी जो सिचुएशन है वेदर का, ठीक है, या पोल्यूशन का या बोले ग्रीन हाउस गैसेस का, वो ठीक नहीं हो पाएगा. तो जो गोल है SDG 7 का वो भी अचीव नहीं हो पाएगा. मतलब not just SDG 7, the other SDGs also. The share of renewable sources in total final energy consumption reached 19.1% globally in 2020 compared to 16.7% in 2010. Efforts to increase renewable share in heating and transport, which represent more than 3/4 of global energy consumption, remain off target to achieve 1.5 degree climate objectives. ठीक है. तो जैसे कि वही बोल रहा था मैं कि वेदर का जो सिचुएशन है और ये हीटिंग एंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, पोल्यूशन में. तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा अगर सिचुएशन ऐसा चलता रहा. प्रोग्रेस इन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स is also off track with only a 0.6% rated improvement in 2021. Energy intensity must improve at no less than 3.4% annually from now until 2030 to make up for the shortfall. Meanwhile, international public financial flows to developing countries to support clean energy decreased for the third year running, amounting to USD 10.8 billion in 2021. This is only about 40% of the 2017 peak of USD 26.4 billion. Okay, so international financial flow to developing countries to support clean energy decreased for the third year. मतलब जो क्लीन एनर्जी को, ठीक है, स्प्रेड करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में कोई भी फाइनेंशियल फ्लो नहीं हो पा रहा है. ठीक है. और मतलब नहीं हो पा रहा नहीं बोलेंगे, मतलब डिक्रीज हो रहा है साल ब साल. ठीक है. सो ये एक रीज़न है कि अभी भी SDG 7 का जो इंटेंशन है वो फुलफिल होने का चांस कम गया है. ठीक है. क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो लोग, मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा बाहर से, ठीक है, तो कोई भी कंपनी सेटअप नहीं होगा या बूस्ट नहीं मिलेगा क्लीन एनर्जी सेक्टर को, है ना. तो वो नहीं होगा तो कैसे SDG 7 अचीव हो पाएगा. सो ये लाइन वही बता रहा है. ठीक है. सो मतलब क्या हुआ है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो जो है वो कम रहा है इन द डेवलपिंग कंट्रीज.
ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है। Renewable electricity use in global consumption has grown from 26.3% in 2019 to 28.2% in 2020. So renewable electricity use in global consumption has grown. ये एक अच्छा न्यूज़ है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रो किया है 26.3% से 28.2%, ठीक है। द लार्जेस्ट सिंगल ईयर इंक्रीज सिंस द स्टार्ट ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस फॉर द एसडीजी। सो ये एक अच्छा न्यूज़ आया है, बाकी जो भी है तो मैक्सिमम बुरा ही है, ठीक है। एनीवे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि SDG 7 ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? आईरीना ने, ठीक है। और SDG 7 गोल क्या है? अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। बाकी थोड़ा सा अदर डिटेल्स, आईईए जो है, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फती बिरोल। तो यही जो है हेड होते हैं, हेड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हेड होते हैं आईई। आईई का हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस, फ्रांस। आईईए मेंबर्स कितने हैं? 31 फुल टाइम मेंबर्स है। एसोसिएशन कंट्रीज कितने हैं? 11। एंड ये एक्सेशन कंट्रीज मतलब इन लोगों ने फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, बट अभी तक उनको वो ग्रांट मिला नहीं, ठीक है। अभी फुल टाइम इसलिए 31 मेंबर्स ही है। आईईए वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1974। तो आईईए का लोगो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The 2023 FIBA 3x3 World Cup was an international 3x3 basketball event that was held in Vienna, Austria. Serbia's Serbia's men sixth title and US women third title won the events respectively. ठीक है, so FIBA 3x3 बास्केटबॉल इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। वियना ऑस्ट्रिया में ये इवेंट हुआ था। एंड सर्बिया जो है उन्होंने मैन वर्जन जीता है एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने वीमेन वर्जन जीता है, ठीक है। अच्छा, सर्बिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर व्यूशिक। अलेक्जेंडर व्यूशिक। कैपिटल है बेलग्रेड। करेंसी है सर्बियन डिनर, ठीक है। ये है सर्बिया का फ्लैग। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मिस निर्मला लक्ष्मण was unanimously appointed chairperson of the board of directors of the Hindu Group Publishing Private Limited for a term of 3 years. She succeeds Malini Parthasarathi who stepped down as chairperson. Anyway, so ये है निर्मला लक्ष्मण, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द हिंदू ग्रुप। तो मैंने इसको इसलिए डाला है क्योंकि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, तो ये हिंदू न्यूज़पेपर इन्हीं का है, ठीक है, हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। और उसी के चेयरपर्सन बने हैं मिस निर्मला लक्ष्मण। तो आ सकता है क्योंकि हिंदू जो है काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है इंडिया का, तो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट इवेंट पे। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स लॉन्च द नेशनल कैंपेन एडिक्शन फ्री अमृतकाल ऑन 31 May 2023 एट NCPCR ऑन वर्ल्ड टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे होगा, ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था। ये न्यूज़पेपर से कॉपी पेस्ट किया था, सो वहाँ पे गलत दिया था इसका मतलब। एनीवे, सॉरी फॉर द कॉपी पेस्ट एरर, ठीक है। सो क्या हो गया है? एडिक्शन फ्री अमृतकाल कैंपेन लॉन्च कर दिया था किसने? NCPCR ने, ठीक है। कब किया था? 31 मई को, जिस दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे। दिस कैंपेन एम्ड एट प्रोमोटिंग ए हेल्दियर एंड एडिक्शन फ्री इंडिया marks a significant milestone in the mission to create a tobacco and drug free nation. The program was organized with the NCPCR in technical partnership with Tobacco Free India Citizens Group. Campaign in strive to address the pressing issue of tobacco and drug addiction among children in the country. Anyway, so World No Tobacco Day का इंटेंशन वही है कि टोबैको जो हार्मफुल है उसको कैसे, मतलब उसके बारे में कैसे लोगों को बताया जाए, उसका जो कंजम्पशन है कैसे कमाया जाए, ठीक है। एंड उसी दिन NCPCR ने एडिक्शन फ्री अमृतकाल रिलीज किया कैंपेन, ठीक है। दूसरा और एक चीज़ मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने बोला है कि OTT प्लेटफॉर्म्स में हम लोगों को, OTT प्लेटफॉर्म्स वालों को, ठीक है, एक मैसेज डिस्प्ले कर देना होगा कि स्मोकिंग या फिर टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। सो ये मैंने डिस्कस किया था जिस दिन ये न्यूज़ आउट हुआ था, बट आपको रिमाइंडर दे दे रहा हूँ अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है। तो ये भी एक चीज़ हुआ था, वर्ल्ड नो टोबैको के दिन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, ठीक है। NCPCR के चेयरपर्सन कौन है? प्रियंक कानुंगू। ये है प्रियंक कानुंगू। NCPCR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली।
formed on 2007. ठीक है, ये है एनसीपीसीआर का लोगो। सो चलिए गाइस, आज के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। सो 7 जून के क्वेश्चंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, recently which among the following countries signed an agreement with USA and Australia on a $95 million undersea cable project to connect East Micronesia island nations? Japan. Nova Kakovka Dam is situated in the Dnipro River in which of the following countries? Ukraine. Tracking SDG 7 Energy Progress Report 2023 was recently released by which of the following organizations? IRENA. International Energy Agency is located in which of the following cities? Paris. How many full-time members are there in IEA? 31. According to latest update from World Bank, India's growth rate for financial year 24 is expected at 6.3%. 24 में 6.3, 25 में 6.4, 26 में 6.5. Which of the following states recently became the first in the country to launch its own internet service, A-Phone? Kerala. India's maiden international cruise vessel MV Empress was launched from which of the following cities? Chennai. 2023 FIFA 3x3 World Cup Women's event was won by which of the following countries? USA. 2023 FIFA 3x3 World Cup Men's event was won by which of the following countries? Serbia. ठीक है, सर्बिया ने मेंस इवेंट जीत लिया था। Who among the following was appointed as the chairperson of the Hindu group? Nirmala Lakshman. The Sagar Parikrama Phase 7 will be launched in which of the following states, union territories? Kerala, Lakshadweep. Both A and C. Which of the following states topped the 5th State Food Safety Index 2022-23 among the largest states category? Kerala. Which of the following states topped the 5th State Food Safety Index 2022-23 among the smaller states category? Goa. Which of the following union territories topped the 5th State Food Safety Index 2023 among the union territories? Jammu and Kashmir. The Amrit Generation campaign was launched by which of the following ministries? MWCD, Ministry of Women and Child Development. ठीक है. The national campaign Addiction Free Amrit Kal was launched by which of the following? NCPCR. National Commission for Protection of Child Rights headquarters is located in New Delhi. Which of the following is the capital of Serbia? Belgrade. बाकी जो ऑप्शन है ये सारे cities of Serbia. Central government recently launched mission on Advanced and High Impact Research MAHI to quickly identify and develop emerging technologies in which of the following sectors? Power sector. So guys, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगे काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड को एंड करते हैं। गुड नाइट एंड थैंक यू।